परंपरा में, पुराणों में कहा जाता है, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। ये माना जाता है खेती जीविका का सबसे प्रमुख साधन है। इसी तरीके से वैदिक काल में ये कहा गया अथर्ववेद में कि जो खेती करते हैं वही सफल होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खेती का जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है उसमें 30.23% यानी सेवा क्षेत्र का जो 45% राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ताकत देता है, उसमें GSVA ये खेती का सबसे ज़्यादा है। राजस्थान की सरकार ने पहले बजट में 11 सूत्रीय एक फॉर्मूला दिया कि हम इन 11 मिशन पर काम करेंगे और राजस्थान की खेती को, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ताकत देंगे। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण निगम, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। माननीय सभापति महोदय, ये सरकार का पहले बजट का समर्पण था जो खेती में संकल्प दर्शाया और ये कहा कि हम इन 11 मिशन पर काम करेंगे। मैं आगे अपने आंकड़ों के माध्यम से उल्लेख करना चाहूँगा कि सरकार किस तरीके से अपने ही किए गए संकल्प को, मिशन को विफल करती है। माननीय सभापति महोदय, जॉर्ज ऑरवेल का एक उपन्यास है एनिमल फार्म, उसमें सारे पशु इकट्ठे होकर अपना नेता चुनते हैं और कुछ आदर्श वाक्यों की, आदर्श सूत्रों की कल्पना करते हैं। कालांतर में पता लगता है कि स्वार्थ से वशीभूत होकर उनके अपने अपने एजेंडे बन जाते हैं और वो बाद में मिशन की परिभाषा बदल जाती है। मुझे लगता है कि सरकार जिस तर्ज पर काम कर रही है, खेती को लोक लुभावन नारों से जोड़कर यदि उसके एग्जीक्यूशन की तरफ देखेंगे तो साफ समझ में आएगा। कृषि के अलग बजट के बावजूद भी ये अलग बात है कि राजस्थान का किसान पहली बार इस तरीके के पॉपुलिस्टिक नारों में उलझा। 2018 के जन घोषणा पत्र का उल्लेख संपूर्ण कर्जा माफी का, इन्हीं के अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जगह जगह दिए गए भाषण, और कदाचित ये संभव है कि भोला भाला किसान इस ट्रैप में आया भी होगा, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन जो इन्हीं के बजट के प्रावधान से कृषि और संबद्ध सेवाओं के 2022 में 11,577 करोड़, 2023 के बजट में 10,580 करोड़ हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, कृषि विभाग को जो बजट दिया 2022 का 4,127 करोड़ और 2023 का 3,306 करोड़। जो परंपरागत कृषि विकास है उसके लिए जो बजट का प्रावधान था 70 करोड़ था, 2022 में 23 में वही 43 करोड़ हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, देश में खेती के अलावा, पारंपरिक खेती के अलावा बागवानी पर बड़ा फोकस है और हम कई प्रदेशों की यदि बागवानी के उस माननीय सदस्य प्लीज बोल रहे हैं। बागवानी अपने आप में एक इस तरीके का कारक बन गया कि जिससे कई प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को बागवानी ने, हॉर्टिकल्चर ने ताकत दी है। लेकिन उसी बागवानी में राजस्थान की सरकार का कृषि बजट कहता है कि 1439 करोड़ रुपए जिसका प्रावधान 22 में किया, 23 में घटाकर 1211 करोड़ कर दिया। मिनी फूड पार्क की बातें कही गई, लेकिन केवल 2 जगह जिसके जो घोषणाएं की गई, श्री सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़, अभी भी एग्जीक्यूशन की दिशा में उसमें कुछ हुआ नहीं। माननीय सभापति महोदय, यदि किसानों की खेती की बात करेंगे राजस्थान के, यदि सबसे बड़ा दंश कोई है और सबसे बड़ा कलंक कोई है कि इतने बड़े दावों के बाद क्या सरकार ये बताएगी कि ये जो कर्जा माफी की बात आपने की थी, अपने घोषणा पत्र में की थी, फिर यदि आपने करामात कर दी तो 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम क्यों हुई? राजस्थान के अलग हिस्सों का जो आंकड़ा है
उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ये दिगर बात है कि सरकार ने उसको किसान न करके खेती से संबंधित मजदूर से जोड़ दिया, लेकिन यदि खेती के मजदूर को भी आत्महत्या करने पर विवश होना पड़े, लेकिन यदि किसानों का आंकड़ा भी देखेंगे माननीय सभापति महोदय, तो आज के इस युग की इस अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा काला धब्बा है। राजस्थान के लगभग 200 किसानों को केवल कर्जे से तंग आकर आत्महत्या करनी पड़ी। और इस सदन में कई बार उल्लेख हुआ उस बात का, उस किसान का, तो खासतौर पर कि राय सिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेला ने तो एक लाइव वीडियो जारी किया, जिसने उसमें लाइव वीडियो के दौरान अपनी आत्महत्या की और ये कहा कि मैं कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी आत्महत्या का दोषी कोई है तो राजस्थान की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, ऐसे अनेक घटना इस पूरे 4 साल के 4.5 साल के कालखंड में हुई। अभी सरकार भले ही चुनावी इस वर्ष में 100 यूनिट बिजली फ्री और 1000 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा करे, लेकिन अलबत्ता तो बिजली मिलती नहीं। और ऐसे कई आंकड़े हैं राजस्थान के अनेक हिस्सों के, अनेक जिलों के, कि ठंड की उस भीषण रात में किसान पिलाई करते वक्त और मौत का शिकार हो गया। क्या उसके बारे में सरकार के पास जवाब होगा क्या? और ऐसी एक घटनाएं नहीं, राजस्थान के लगभग हर हिस्से की घटना है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, जेठ हो की पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं है। राजस्थान का किसान इस समय जिस चौराहे पर है, जिसके पास दिशा नहीं है, संबल नहीं है, और इसलिए माननीय सभापति महोदय, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का फर्ज होता है कि अर्थव्यवस्था के जो कारक होते हैं, जो संबल देता है, ऐसे जैसे मैंने कहा, उल्लेख किया कि अन्नदाता कहा, आपने अन्नपति कहा, लेकिन आज यदि राजस्थान में सबसे ज़्यादा संकट में कोई है तो राजस्थान की खेती है, राजस्थान का किसान है। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि कर्जे के कारण, सहूलियतों के कारण उसको आत्महत्या करने पर विवश होना पड़े। माननीय सभापति महोदय, खेती के 5 कारक होते हैं: धरती, जल, बीज, खाद और फसल। राजस्थान की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में बातें तो खूब की हैं, लेकिन राजस्थान के यहाँ की क्लाइमेट के बारे में, यहाँ की धरती के बारे में, यहाँ की सहूलियत के बारे में, क्योंकि हमने वो दृश्य देखा किस तरीके से, और अभी नहीं कुछ दिन पहले की घटनाएं, यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें और उसमें लाठीचार्ज, और 12-12 घंटे किसानों को वहां पर लाइन में लगकर यूरिया के लिए गुहार लगानी पड़ी। ये किसी लोक कल्याणकारी सरकार का कर्म नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात का यहाँ उल्लेख जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम लोकतंत्र में बात करते हैं तो सरकारों की तुलना भी होती है। देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है, क्योंकि आज़ादी के बाद मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करूँगा, उनको श्रद्धा स्मरण करूँगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के किसानों को संबल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए क्रांति का काम किया। गाँव को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए, और ये हमारा सौभाग्य है कि देश में 7 लाख किलोमीटर गांव जुड़े, और वहीं राजस्थान में 72,000 किलोमीटर गांव सड़कों से जुड़े और किसान को सहूलियत मिली। माननीय सभापति महोदय, यदि पिछली सरकारों का, केंद्र सरकार का भी आकलन करें 2007 से और 14 तक, 1,46,000 करोड़ रुपया खेती पर महज खर्च हुआ था, लेकिन यदि मैं 14 से लेकर 22 का उल्लेख करूं तो 6 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान केवल भारत की खेती के लिए, किसानों के लिए हुआ। माननीय सभापति महोदय, एमएसपी पर खरीद की बड़ी मांग हमेशा से चलती थी, उस पर 74 गुना वृद्धि हुई है, 74 गुना बढ़ोतरी हुई है। माननीय सभापति महोदय, जो देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग सेक्टर्स के आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि मैं उसका उल्लेख करूंगा तो जानकारी के लिए उपयोगी होगा। हिंदुस्तान के किसानों के लिए ये मांग अक्सर चलती थी, और 80 से 85 करोड़ वो किसान जो केवल छोटी खेती करते हैं, जिनकी जोत छोटी है, 85% ऐसा किसान जिसको संबल की जरूरत थी। केवल देश नहीं, मेरा दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम किसानों की हक की है, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हिंदुस्तान के 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए सीधा ट्रांसफर हुआ है,
तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सेवा। माननीय सभापति महोदय, कभी यह सोचा नहीं गया कि जमीन कैसी हो, फसल उस पर कैसी उपयुक्त होगी। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 23 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड और उसका धरती पर सफल प्रयोग हुआ। राजस्थान और हिंदुस्तान के किसानों को लाभ मिला। जो हमारे यहाँ राजस्थान में भी तिलहन की काफी खेती होती है, 1500% की बढ़ोतरी माननीय सभापति महोदय उसमें हुई है। किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना वाजपेयी साहब ने प्रारंभ की और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान के 1.2 लाख करोड़ रुपए से का भी अधिक का निपटारा किया गया और प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना में 93,000 करोड़ रुपए का आवंटन ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिससे देश में नवाचार भी हुए, राजस्थान और हिंदुस्तान के किसानों को लाभ हुआ। माननीय सभापति महोदय, जो फसल की नुकसान होता था आपदा का, इस समय भी राजस्थान में इस समय सबसे ज्यादा इस समय की फसलों को अतिवृष्टि से, ओलावृष्टि से और असमय हुई बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उस आकलन का भी 50% से 33% करने का काम ये किया तो भारत की सरकार ने किया। लेकिन अफसोस है कि जिस तरीके से राजस्थान के किसानों को इस समय जो दंश झेलना पड़ा, न समय पर गिरदावरी हुई, न उसका ठीक तरीके से मुआवजा उनको मिला। केवल चर्चा जरूर होती है माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के किसानों को और इस सारी बेमौसम की बारिश से अभी भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बड़े हिस्से में बड़ा नुकसान हुआ। मैंने अभी जिक्र किया था हमारे सिंचित क्षेत्र के किसानों का स्थगन के जरिए एक पंजाब के मुख्यमंत्री ने, अभी मैंने देखा पिछले दिनों वीडियो, कि किस तरीके से राजस्थान के किसानों के हक पर डाका डालने की कोशिश हुई। हमारी गंगा नहर के 27 क्यूसेक पानी को केवल पंजाब के लोगों को देने के लिए जो हमारे हिस्से का पानी है, मैंने गुजारिश करी है सरकार से कम राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र के किसानों का हक तो उनका नहीं मारा जाए, इसकी कोशिश सरकार करे। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पड़ोसी प्रदेशों में बहुत सफलता से हुई है, नवाचार हुई हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने कई जगह निराश किया। हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना है जो सैंक्शन थी, स्वीकृति थी, जो राजस्थान में 54,195 जब स्वीकृत थे 1,98,884 और उस पर एग्जीक्यूशन हुआ है 54,195, यानी केंद्र की किसानों को दी गई सहूलियत का एग्जीक्यूशन भी 50% से कम है। ये सरकार की मंशा पर सीधे सीधे सवाल खड़े करता है। माननीय सभापति महोदय, खुद सरकार ने घोषणा करी थी कि जो पशुपालक हैं, मैं उसका भी उल्लेख अपने इस संबोधन में करना चाहूंगा। खुद राजस्थान की सरकार ने घोषणा की थी मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना, ये अनुदान की घोषणा की थी। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास जो एक फिगर है मुझे किसानों ने बताया, नागौर जिले के 1500 पशुपालकों का 24,11,412 लीटर का 1,20,57,060 रुपया बकाया चल रहा है। ये केवल मैंने उदाहरण के तौर पर कहा है कि जो घोषणा की गई उसमें न साम्यता है न उसकी क्रियान्विति है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में खेती के साथ साथ डेयरी और पशुपालन, ये राजस्थान की खेती से संबंधित धंधों की एक तरीके का संबल है, जिसके कारण कोई छोटा परिवार, खेती करने वाला परिवार अर्थव्यवस्था को भी संबल देता है और अपने आजीविका भी चलाता है। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका मैं यहाँ उल्लेख करूं तो समय कम पड़ेगा, लेकिन मेरा एक निवेदन आपसे है कि इस प्रदेश में लंपी जैसी महामारी जिसने पूरे प्रदेश को एक तरीके से हिला दिया, बड़ा संकट था, गौमाता पर संकट था, गोवंश पर संकट था, और वो केवल किसी पशु पर संकट नहीं था, वो पूरी अर्थव्यवस्था पर संकट था। जाने किस करनी से आई हो, तुम पर यह व्याधि है, गौमाता क्षमा करो, कर्महीन सत्ता ही अपराधी है। जीवनदात्री के जीवन पर राजनीति के जो साधी हैं, तुम्हें बचा न सके, वह राज समाज तो अपराधी हैं।
माननीय सभापति महोदय, किस तरीके से गोवंश तड़प तड़प कर मरा और सबने देखा। वो सरकार की लापरवाही नहीं थी तो क्या थी? केवल लिपापोती करने की कोशिश की गई। गाय जीवन का भी आधार है, संस्कृति का भी आधार है और अर्थव्यवस्था का भी। यहां जो सरकार ने आंकड़े पेश किए उसमें कोई साम्यता नहीं व्यवहार में। मेरा अनुमान है, जिस तरीके से मैं सोचता हूं, जो मुझे जानकारी मिलती है, 10 लाख से भी ज्यादा गोवंश को नुकसान हुआ। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में यहां घोषणा जरूर की है, लेकिन वो कितनी एग्जीक्यूट होगी, पर ये आंकड़ों की साम्यता, मुझे लगता है कि तमाम वो लोग, क्योंकि इसके बारे में न तो आंकड़ों का संधारण किया गया, न उसकी ठीक से जानकारी जुटाई गई, और आनन फानन में पॉपुलिस्टिक घोषणा जरूर कर दी। पर मुझे लगता है कि लंपी से ग्रस्त जो हमारे तमाम जिन्होंने गौ माता का रक्षण किया था, उनको बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी मात्रा में हुआ है, और इसलिए उनको संबल देने के लिए मैं चाहूंगा कि सरकार घोषणा के अलावा उसको ठीक से क्रियान्वित करे। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले यदि संबल देना है तो कर्जा माफी के बारे में सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए। केवल कोऑपरेटिव बैंक के लिमिटेड किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आप यहां कहेंगे, कहा भी है कि हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों का नहीं कहा था, पर संपूर्ण कर्जा माफी का झुंझुना तो आपने ही दिया था। और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहली जरूरत है कि कर्जा माफी पर कोई न कोई डेडिकेटेड प्लान किसानों के हक में बनाया जाए और उस पर सरकार को एक वाइट पेपर इशू किया जाए कि हमने ये कहा था, इतना हमने एग्जीक्यूट किया, तो शायद राजस्थान का किसान आप पर भरोसा कर सकता है। भरोसा आपने पहले तोड़ दिया। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में बड़ी संख्या में कृषक मित्र बहुत लंबे अरसे से मानदेय में वृद्धि के लिए अपना आंदोलन चला रहे हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। कृषकों को यूरिया और डीएपी, इसके बारे में सरकार को कोई न कोई, मुझे लगता है कि कार्य योजना बनानी चाहिए कि हर बार ऐसा क्यों होता है। हम एक्सक्यूज जरूर करते हैं, लेकिन क्रियान्विति नहीं होने से या उसको उपलब्धता नहीं होने के कारण जो दिक्कत आती है। माननीय सभापति महोदय, हमारे जो राजस्थान की टोपोग्राफी है, भौगोलिक रूप से कहीं बहुत बंजर जमीन है, कहीं उर्वरक है, कहीं पानी है, कहीं पहाड़ है। पूरे प्रदेश भर में मुझे लगता है कि खेती के बारे में, फसलों की वहाँ की अनुकूलता के बारे में, वहाँ की ज़मीन की जो स्थिति है उसके बारे में राजस्थान की सरकार को, मुझे लगता है भविष्य के लिए खेती को बिना हमारे संबल के, जब खेती हमारा अर्थव्यवस्था का आधार हो सकती है, तो यदि इस पर यदि ठीक तरीके से काम किया जाए। मैं जो देख रहा था, कुछ चीज़ें घोषणाएं तो की, लेकिन खेती के बारे में कई प्रदेशों ने बड़े नवाचार किए। मैं एक कंट्रास्ट देख रहा था कि हमारे यहाँ नवाचार के तौर पर भी खेती को और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, कई प्रदेशों ने उसका ठीक तरीके से और नवाचार भी किया और उसको एग्जीक्यूट किया। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मेरे यहाँ टमाटर होता है, लेकिन फैक्ट्री नोएडा में है केचप बनाने की। एक उदाहरण है कि ऐसा राजस्थान के कई हिस्सों में कई जगह होता होगा कि अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, पर उनको प्रोसेसिंग के लिए अभी तक कोई ऐसी सक्सेसफुल यूनिट और इस तरीके का कमिटमेंट कभी राजस्थान की सरकार का दिखा नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं पशुपालन से जुड़े इस मुद्दे पर इतना कहना चाहूँगा कि प्रदेश में लावारिश पशु, ये किसानों के लिए भी और समाज के लिए भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। क्या सरकार इनके पुनर्वास और पोषण के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने की उस पर मंशा रखती है, करेगी? क्योंकि अभी तक इस तरीके का कमिटमेंट दिखा नहीं। पशुपालन विभाग के इस दौरान बड़ी चर्चा हुई थी, जब लंपी के दौरान। अभी भी आपने नीचे तक सब सेंटर, वेटरनरी हॉस्पिटल खोल तो दिए हैं, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका स्टाफ, उस तरीके की भर्तियां, ये मुझे अभी तक लगा नहीं कि आपने अलग अलग संवर्गों की भर्ती के लिए आपने इसमें बात की होगी। मैं पिछले दिनों जब ट्राइबल एरिया के टूर पे था,
तो मुझे बड़ी तालाब, उदयपुर, सोमकमला, अंबा, डूंगरपुर, जयसमंद, जो इलीगल एक यहाँ पर जो शिकार होता है, रेवेन्यू का भी नुकसान होता है और वहाँ की कानून व्यवस्था के प्रति भी कुछ चुनौती बनी हुई है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान करेगी। मेरा निवेदन है कि अब बच्चे जो हमारा कृषि विज्ञान है उसके प्रति आकृष्ट भी हुए। राजस्थान के शिक्षण संस्थानों ने अच्छे कृषि वैज्ञानिक भी दिए हैं जिनका कई बार संपर्क और संबंध आता है। मेरी भी आग्रह है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोला जाए, क्योंकि जयपुर के आसपास के हमारे क्षेत्रों में खेती के प्रति जो कमिटमेंट है उसको मैं चाहूँगा कि सरकार उस पर काम करे। माननीय सभापति महोदय, 4 वर्षों में राजस्थान की सरकार जो कोर इश्यूज हैं जिसके बारे में कहा गया, किसानों के बारे में, खेती के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में, राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की सरकार के बारे में, तो मुझे लगता है कि कथनी और करनी का फर्क ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। मैं बात को दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन जिस तर्ज पर किसान आत्महत्या को विवश हुए, राजस्थान का नौजवान भी, और नौजवानों में बड़ा तबका जो किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, आप देखते हैं किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स पर भीड़ होती है। उसमें जितने चेहरे पड़ेंगे 90% गांव के बच्चे। अच्छी बात यह कि वो बच्चा जद्दोजहद करके उसके माँ बाप भी पेट काट कर किसी नौजवान को यहाँ नौकरी के लिए आस में भेजते हैं, पर पता लगता है कि परीक्षा देने जाए तो पेपर लीक होता है। राजस्थान के 10,000 नौजवानों ने आत्महत्या की है माननीय सभापति महोदय, और उसमें 70% से ज़्यादा ये ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे थे जो अवसाद के कारण या किसी न किसी कारण से, जिसमें बड़ा कारण वो 28% बेरोजगारी है, जिसकी जिम्मेदार राजस्थान की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, गांव में चोरियां ये कभी सुनने को नहीं मिलती थी। किसान की भैंस की चोरी से लेके उसकी पिकअप की चोरी, ये शायद चोरों का सगल बन गया। बहुत लंबे समय तक उनको कोई संबल नहीं मिलता, चक्कर काटता रहता है। फिर हमसे आके वो सीसीटीवी की डिमांड करते हैं, चोरों को पकड़ने की मांग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जिस तरीके से अलग अलग तरीके की मार पड़ी है, उसमें कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार की तारीफ करना चाहूँगा कि पिछले 4.5 वर्षों में आपने जो दृश्य पैदा किया, और अभी जो मुझे जानकारी मिली, मुझे किसी ने अभी पर्ची भेजी कि एक घोड़ों में ग्लैंडस वायरस, ये एक बड़ी बीमारी, क्योंकि मैं पढ़ रहा था अभी कहीं मेला लगा तो एक घोड़ा 60 लाख का बिका। यानी घोड़े भी हमारे उस पशुपालन की उसी प्रकृति में जो आर्थिक तौर पर भी कहीं न कहीं संबल देते हैं। इस बीमारी के निदान के लिए सरकार ने कुछ किया होगा तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतनी दूरदृष्टि, और हमारे यहाँ के जो मारवाड़ नस्ल के घोड़े हैं उनकी तो पूरे दुनिया में ख्याति है। इस नस्ल को बचाने के लिए सरकार को मुझे लगता है प्रतिबद्धता से काम करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सरकार की तारीफ इतनी है, ये जो 13 राज है, ये जो 13 राज है सच में बहुत कमाल है। ये जो 13 राज है सच में बहुत कमाल है। कहीं खेती हर तो कहीं नौजवान बेहाल है, कहीं खेती हर तो कहीं नौजवान बेहाल है। जहाँ भी इम्तिहान है, जहाँ भी इम्तिहान है, नकल फरेबों के जाल हैं। ये जो 4 साल हैं सचमुच बेमिसाल हैं। न कोई उम्मीद है, न कोई उम्मीद है, बस मलाल ही मलाल है। गले पे छुरियां हैं, गुनहगारों का कमाल है। जंगल राज में काज से पहले ही दलाल हैं। ये जो 4 साल हैं सचमुच बेमिसाल हैं। बागी ही बागी हैं बागबान में, बागी ही बागी हैं बागबान के बाग में। जादूगर चल रहा अपनी चाल है, गांधी के नाम पर लूट की ही दुकान है। रियाया बदहाल है, सियासत माला माल है। ये जो